हाय गाइस, तो ये एलन मेजर टेस्ट सीरीज़ 16 मार्च 2025 को जो टेस्ट हुआ है फुल सिलेबस 4 उसका पेपर है। तो मैं आपको उसका रिव्यू करूँगा अभी। तो ये देखो यार, 91 क्वेश्चन है, ये आराम से हो जाता, 92 भी हो जाता, आपने पढ़ रखा है, 93 भी हो जाता, 94 भी, 95 में। मतलब इस बार इन्होंने है ना यार, बॉटनी बहुत इजी दी थी, मतलब बायोलॉजी ओवरऑल बहुत इजी दी थी। कुछ कुछ स्टेटमेंट घुमाने वाली थी, वो मैं बताऊँगा आपको, लेकिन जहाँ तक थी वो ठीक ठाक था पेपर, ऐसा कोई मुश्किल नहीं था जैसे बनाते हैं ये। 99 मैंने गलत कर दिया, रिवाइज़ नहीं कर पाया था मैं इसको, इस चैप्टर को, बट ठीक है। ये देखिए यार, 100 जो क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखिए। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है पता है? कोडोन कौन सा कोड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि आज पूरी टेबल तो अपन रट नहीं पाएंगे कि कौन सा कोडोन किसको कोड करता है, बट जैसे 2-3 रिपीट हुए हैं। नीट 2021 के पेपर में आया था अपना, एक प्रोलीन आया था या लाइसिन आया था, एक आर्जेनिन था। तो इनका इन्होंने पूछ लिया था कि प्रोलीन का बताओ कौन सा एसिड प्रोलीन को कोड करता है, ठीक है। प्रोलीन के लिए कौन सा मतलब ये होता है अपना कोडोन कौन सा है प्रोलीन का, तो ये याद रखना पड़ेगा। इसके लिए जैसे कोडोन यूए कोड्स फॉर लाइसिन, तो ये आंसर रॉन्ग है, फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। तो इस टाइप से पूछ सकता है यार कि कौन से अमीनो एसिड को कौन सा कोडोन कोड करता है। इस टाइप के 2-3 याद रख लो तो बेटर है, क्योंकि इनका पता नहीं, अगर पेपर को टफ करना हो तो इसी तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब यार ये 105 वाला क्वेश्चन पता नहीं क्यों बार बार गलत होता है, पिछली बार भी गलत हुआ था, टेस्ट में आया था तब, इस बार भी। 107 भी यार रिवाइज़ नहीं करी थी, मतलब बायोलॉजी की पी वाई क्यों करे थे, बताऊंगा मैंने क्या क्या करा था। 110 क्वेश्चन यार बहुत अच्छा है, ये अगर किसी को आया हो तो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। वन 122 से यार पूरे लाइन से गलत हुए हैं, पता नहीं क्यों। ये आसान क्वेश्चन थे लेकिन हो गए गलत। और ये जो बायोडाइवर्सिटी के डेटा है ना यार, पेपर अगर नीट का हार्ड होगा ना यार, तो ये डेटा ज़रूर पूछेंगे। जैसे नॉर्वे पिछले साल तक मैं इनको अच्छे से याद करता था, जब मेरा फर्स्ट क्रॉप था पिछले साल, तो मैं सोचता था यार आएंगे, बट जिस जैसे नीट का 24 का पेपर आया, मैं सोचा नहीं आते हैं ये, बट फिर मैं इनको याद भी नहीं करता। तो बाई चांस अगर ये आ गए ना यार, तो पूरा पेपर हिला देंगे। अब जैसे इसमें ह्यूमन का दे रखा है और भी 2-3 डेटा दे रखे हैं कि, तो इनको याद करना ही पड़ेगा। बाई चांस इनसे 2-3 क्वेश्चन आए तो पूरा गेम बदल सकते हैं डेटा पे, तो डेटा यार याद करो कैसे ना कैसे, ये एक्स्ट्रा एज दे सकता है बाई चांस अगर आया तो। ये जो 131 वाला क्वेश्चन है ना यार, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये नेलास में लिखी है लाइन एनसीईआरटी में अपने डाइकोस में, डाइकॉट लीफ के अंदर, सॉरी डॉर्सिवेंट्रल लीफ के अंदर। तो ये गड़बड़ हो सकती है यार, सुबह पढ़ा था इसलिए शायद सही हो गया, ये इसलिए सही हो गया मतलब ये। बाकी तो यार बॉटनी का पेपर बहुत ईजी था, अगर मैं एनसीईआरटी पढ़ता लाइन बाय लाइन तो शायद और अच्छे स्कोर आता, भी बताऊंगा स्कोर क्या आया। बाकी ये अपनी क्या बोलते हैं, जूलॉजी है, ये भी सही थी, मतलब ऐसा कुछ मुश्किल लगा नहीं था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, मतलब इस बार देखा आपने और कर दिए बस, ठीक है। इसमें इस बार कोई ज़्यादा लॉजिकली उन्होंने पूछा नहीं था। यार ये 155 वापस ये डेटा वाला है, मतलब कि मशरूम से ग्लैंड कौन से होते हैं इनके, मशरूम से ग्लैंड कहाँ पे फाउंड होता है, तो ये मैंने यार थोड़ा रिवाइज़ नहीं करा था पहली बार, और मैं सोचा 6-7 है, मेरे को कहीं पता नहीं 6-7 याद आ रहा था, तो मैंने वो कर दिया। 156 भी मैं आंसर के पास पहुँच रहते रह गया। मैंने साइनस विनोसस करना था, मैंने कोर्नस आर्टियोरसस याद रह गया मेरे को, तो मैंने गलत कर दिया। और बाकी ये 158 नहीं पढ़ा था मैंने, गलत कर दिया ये वाला 159। मतलब ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे कि हाँ, डायरेक्ट अगर थोड़ा सा भी आपको है कि पढ़ रखी है एक बार एनसीईआरटी काफ़ी टाइम पहले भी, तब भी आप सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें उन्होंने ज़्यादा लॉजिक लगवाया ही नहीं। 164 वाला क्वेश्चन फिर भी सही था। बाकी ठीक थे, मतलब बाद में ऐसा कुछ था नहीं कि आप नहीं कर सकते, इनको अच्छे से कर सकते हो। बेसिक ऊपर से क्वेश्चन पूछे थे इन्होंने। अब यार 173 ये दिक्कत होती है, अगर आप एनसीईआरटी काफ़ी टाइम तक नहीं पढ़ते, एक चैप्टर नेगलेक्ट करते हो, अब ऐसे क्वेश्चन 173 वाले आप गलत कर देते हो, मतलब मैं गलत कर देता हूँ, आप तो क्या। तो यार मतलब वो है कि एनसीईआरटी हमें पढ़नी ही पड़ेगी, उसका भी मैं बताऊँगा अभी मैंने क्या गलतियाँ करी, एक बार ये पूरा पेपर देख लीजिए पहले। अभी जो 179 क्वेश्चन था ना यार, ये स्टोमा, इसका जो डी ऑप्शन था वो मैंने गलत कर दिया। मेरे को लगा यार स्टोमा ऑफ द क्लोरोब्लास्ट है ना, वो एंजाइम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए करता है, पता नहीं मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था या नहीं, मेरे को याद लगा कि सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ही करता है, वो प्रोटीन्स के लिए नहीं करता, मतलब सिंथेसिस। तो मैंने इसको गलत कर दिया, ABC मार्क करके आ गया। ओवरऑल बायो बहुत ईजी थी पिछली बार की कंपेरिजन में, और वैसे भी
बस ये कि NCERT पढ़नी पड़ेगी ढंग से। अब बात करते हैं केमिस्ट्री में। तो ये केमिस्ट्री का अपना पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने अच्छा पूछा कि जो हाइब्रिडाइजेशन के लिए कौन सी सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, थोड़ा मतलब सही था, अच्छा क्वेश्चन था। इन्होंने कहा 47 मैंने गलत कर दिया, 47 भी ठीक था क्वेश्चन तो, लेकिन हो गया गलत 48। केमिस्ट्री भी ओवरऑल ईजी थी, कोई ज़्यादा इतना टिपिकल नहीं लगा केमिस्ट्री में। 52 वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये जो मूल कॉन्सेप्ट क्या आते हैं ना, एक क्वेश्चन मूल कॉन्सेप्ट में नीट 2022 में आया था कैल्शियम कार्बोनेट पे, वो क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। और पिछले साल नीट 2024 के अंदर भी आया था एक क्वेश्चन जो न्यूट्रलाइजेशन पे था शायद उसका, तो वो भी बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब उसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। और ये 53 गलत हो गया यार, इनमें कन्फ्यूज़ हो गया मैं इंटरमोलिकुलर रिएक्शन में। 54 वाला ये आसान क्वेश्चन है, स्टेट वेरिएबल, लेकिन वो है कि रिवीजन आप मांगती है, मतलब केमिस्ट्री में सारी सब्जेक्ट मतलब आप थोड़ा सा ऊपर रिवाइज़ करना पड़ता है। 58 वाला क्वेश्चन मेरे को नहीं आया यार, ये पिछले साल आया था LNDLP में 12th क्लास का जो टेस्ट हुआ था। 59 क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया, अगर आपको आए तो बताना। 60 यार NCERT का था, नहीं पढ़ी थी उस वक्त, D&F गलत हुआ। 61 वाला बताना मेरे को कि P ब्लॉक में लिखा हुआ है क्या कहीं। और 62 में कर दी मैंने सिली मिस्टेक, मैंने पढ़ लिया एसिडिक बेसिक की जगह, हो गया आंसर गलत। बाकी ये 66 यार पढ़ा नहीं था, रिवाइज करना है इसको। ये जो क्वेश्चन की बात कर रहा था मैं पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो, कि इस टाइप के आते हैं ना, कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी। हमें ये तो पता रहता है कार्ब कैटायन की स्टेबिलिटी के लिए हाइपर कॉन्जुगेशन देखते हैं, प्लस आई इफेक्ट देखते हैं, प्लस एम इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा प्लस एम इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट किसका ज़्यादा है, और प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा है, इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज़्यादा है, मेसोमेरिक किसका ज़्यादा है। तो जो NH है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और इधर OCS3 भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो हमें इन दोनों में से पता करने पड़ेगा कि किसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो इसमें NH का ज़्यादा था, वो मैंने यूँ समझ लो कि तुक्के में ही सही कर दिया। NH और OCS3 में मैं कन्फ्यूज़ था, वरना मैं इसका मार्क करके आता सेकेंड ऑप्शन। अगर मैं जैसे यूँ था इसमें कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अगर ग्रुप बढ़ जाएगा तो उसका कार्बोकेटायन नेचर बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा कार्बोकेटायन होगा, उसकी कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो D और A में कंफ्यूज था, बाकी B और C तो अपने आप पता चल ही गए थे, उसमें नहीं है वो। 71 वाला इजी क्वेश्चन था यार, एरोमेटिसिटी पे वो गलत कर दिया, हकल्स रूल पे। तो ऐसे क्वेश्चन पता नहीं कैसे गलत हो जाते हैं। 72 वाला यार ये क्वेश्चन बहुत मतलब पता था मेरे को कि फर्स्ट क्वेश्चन है जो अपना 72 का फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें एंटी मार्कोनिकोव लगेगा। जो सेकंड है अपनी मर्क्यूरियम एसीटेट से जो बन रहा है, इसमें अपना मार्कोनिकोव लगेगा। फर्स्ट में एंटी मार्कोनिकोव, इसमें मार्कोनिकोव। लेकिन जो इसके C और D ऑप्शन है ना कि मीज़ो कंपाउंड बनेगा और रेसमिक मिक्सचर बनेगा, ये ना तो NCERT में कहीं दे रखा है, और अगर आपको पता हो कि इसमें कैसे इन्होंने बताया कि मीज़ो है या रेसमिक, इसका आंसर 4th दे रखा है रेसमिक मिक्सचर, तो कैसे होगा, और मीज़ो कैसे नहीं है उसके अंदर रिएक्शन ए के अंदर, तो ये ज़रूर बताना मीज़ो कंपाउंड कैसे नहीं है। और 72 भी ईजी था, 73 भी, 4th भी ईजी था, सारे ईजी थे मतलब। 73 भी ईजी था। और इसके बाद अपना ये जो 78th क्वेश्चन है यार, बहुत सही क्वेश्चन है, इसको एक बार प्रैक्टिस ज़रूर करना। 80 क्वेश्चन भी इजी था, 81 भी इजी था यार। 81 में कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी, सब कुछ सही करके 0.9 लगा दिया, आंसर 9 था। 82 भी सही था। 83 में यार मैं कहना चाहूँगा कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद रखो यार, ये क्वेश्चन मेरे आते हैं, सही हो जाते हैं, लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं लगता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ याद होनी चाहिए मेरे को, वो याद है नहीं, मतलब एकदम कि क्या बोलता है अपन टिप्स पे। 84 भी ठीक था, 85 भी ठीक था। और जो 86 क्वेश्चन था ना यार, जिसकी D रिएक्शन दे रखी है अपनी बेंजीन और SO3 डाल के, तो उसमें जो अपना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल है ना यार, मैंने SO3H+H लगा दिया, मतलब जो एस ऑप्शन लगा दिया इसका, और इसका ऑप्शन T है। SO3 इलेक्ट्रोफाइल हो गया यार, मेरे को थोड़ा कन्फ्यूजन है। अगर किसी को कॉन्सेप्ट पता है इसका कि SO3 कैसे होगा तो बताना। और बाकी यार 88th क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था ये पता नहीं कैसे गलत कर दिया। रिएक्शंस तो मैंने पढ़ी थी, लेकिन उस वक्त पता ही नहीं चला कि इसमें ये 4th ऑप्शन कैसे होगा इसका, वापस देखेंगे इसको। 89th अपना बायोमोलिक्यूल से था। 90 क्वेश्चन भी ये 90 में जो फर्स्ट रिएक्शन है एक बार बताना है कौन से चैप्टर की है, शायद कार्बोक्सिलिक एसिड की हो सकती है, मेरे को याद क्यों नहीं आ रही, पता नहीं। 90 का जो फर्स्ट है, और इसमें 88th वाला भी अगर किसी को समझ आए कि इसमें कैसे है। अमीज़ की मेरे को पता है रिएक्शन, लेकिन कन्वर्जन कैसे करें एक बार बताना अगर आ जाए तो। और ये था अपना केमिस्ट्री का पेपर। अब आएगी भाई फिजिक्स की बात। तो ये फिजिक्स का पहले तो मैंने इसको छोड़ दिया था फर्स्ट क्वेश्चन को, फिर बाद में देखा कि हाँ यार ये ऐसे होगा कि इसमें अपना KCl लगेगा इसमें।
तो हो जाएगा। मतलब आसान था, मतलब लग रहा था थोड़ा मुश्किल है। सेकंड क्वेश्चन नहीं हुआ यार, इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। थर्ड क्वेश्चन मैंने इसमें ये था कि पहले मैंने छोड़ दिया था इसको, बट बाद में देखा कि हाँ यार ये फार्मूला लगेगा, तो भाई फार्मूले से हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है, रिपीट हुआ था, ये टेस्ट में पहले भी आया था, इनके फार्मूला याद नहीं था, मैंने छोड़ दिया। फिफ्थ क्वेश्चन यार पता नहीं कैसे गलत कर दिया, इतना आसान क्वेश्चन था फिफ्थ क्वेश्चन बहुत ही आसान था। सिक्स्थ में भी मेरे को कॉन्सेप्ट पता था, डिस्कनेक्टेड है, लेकिन यार मेरे को ये नहीं पता था कि उसमें कैपेसिटेंस भी हाँ मतलब के टाइम्स डिक्रीज़ हो जाती है, कैपेसिटेंस भी डिक्रीज़ हो जाती है जितने टाइम्स। पता नहीं है कहाँ से कॉन्सेप्ट आ गया। वोल्टेज का तो पता था मेरे को कि वोल्टेज जो होती है डिस्कनेक्टेड के अंदर वो बढ़ जाती है, ठीक है, लेकिन कैपेसिटेंस डिक्रीज़ हो जाती है ये मुझे नहीं पता था, इस चक्कर में मैंने गलत करके आ गया इसमें। सेवन्थ क्वेश्चन मैंने यार भाई इसमें दे रखा है पाथ फेस डिफरेंस बिटवीन द बीम्स इज π/2 एट पॉइंट ए एंड पाई एट पॉइंट बी। मैंने सिर्फ π/2 देखा, एक की निकाली, 5 आई आंसर करके आ गया। तो यार ये बहुत छोटी छोटी मिस्टेक है, माइन्यूट। नाइन्थ क्वेश्चन ठीक था। टेंथ क्वेश्चन पता है यार मैं करने वाला था, ये मेरे को लग गया था इसमें mgh = ½ mv² वाला फॉर्मूला लगेगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले प्रैक्टिस कर रखे थे, फिर बाद में पता नहीं मैंने छोड़ा कि चलो देखें अगली बार करेंगे, मतलब सेकंड राउंड में तब पेपर करूँगा तब करूँगा। फिर उसके बाद मेरे को याद ही नहीं आया, फिर मैं इसमें HM वाले कॉन्सेप्ट लगाने लग गया। ये HM के कहाँ गए अपने, ये देखो HM = e⁻n⁻h, वो कॉन्सेप्ट ही स्लिप हो गया। 11th क्वेश्चन यार ये गलत कर दिया मैंने। और 12th क्वेश्चन 13 क्वेश्चन ठीक थे फॉर्मूला। 14th क्वेश्चन रिपीट था पिछले टेस्ट का और गलत करके आया हूँ मैं। 15th क्वेश्चन ठीक था। ये जो 16th क्वेश्चन है इसकी मैं बात कर रहा था, ये अपने नीट 17 या 19 में आया था, मैग्नेट चैप्टर का है, तो उसमें भी बिल्कुल सेम फिगर था और उसका आंसर 0 था, बट उसमें बात थी कि जितना करंट अंदर जा रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। इसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, तो इसका कॉन्सेप्ट ज़रूर सीखना, क्योंकि इस टाइप से वो डिराइव कर सकते हैं क्वेश्चन। 17th यार गलत हो गया, कॉन्सेप्ट नहीं मतलब अप्लाई नहीं कर पाया, फॉर्मूला पता था लेकिन नहीं हो पाया अप्लाई। 18 सही था। 19th में यार मैंने सब सही निकाला था, मैंने मतलब T2 की वैल्यू निकाल ली थी 30√2। अब मेरे को सिर्फ T2 sin थीटा को वेट से मैं मतलब बैलेंस करना था, और मैंने क्या करा, सिर्फ T2 को वेट से बैलेंस कर दिया, sin थीटा मैंने लिया ही नहीं। अब इतनी सी मिस्टेक कर रहा हूँ यार मैं। आसान क्वेश्चन था मतलब ये भी। 20 वाला यार मैंने थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा लॉजिक से मतलब बैठा है आंसर एक तरीके से, थोड़ा थोड़ा जो पुराने कॉन्सेप्ट में लाके, बट इसमें क्लैरिटी नहीं है मेरे को, तो थोड़ा और करना पड़ेगा इसको। 21 वाला यार ये पहले आया हुआ क्वेश्चन है लेकिन रिवीजन नहीं था, तो उसमें गलत हो गया। 22 क्वेश्चन यार मतलब ये जो क्वेश्चन है ना 22, सच बता रहा हूँ ये है बहुत इजी। लैंग्वेज इनकी इतनी बड़ी लग रही है, सबसे पहले तो फॉर्मूले याद नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, वरना ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ईजीली डन होते हैं, लेकिन नहीं हुआ इस बार, ये गलत हो गया। गलत क्या, मैंने छोड़ ही दिया इसको, सोचा करूँगा, कैलकुलेशन भी करी बट आंसर नहीं मिला। ये देखो कैलकुलेशन खूब थी, बट तो ये फार्मूला आपको टिप्स पे होना चाहिए। 24 का भी फार्मूला याद नहीं था, पिछले साल किस टाइप का क्वेश्चन आया था। 25 ईजी था, 26 का पता ही नहीं था भाई क्या दिया है मैंने, 27 भी नहीं था, आउट ऑफ द बॉक्स था ऐसा लग रहा था। ये पिछली बार न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन आया था, वो मैं सही करके आया था, इस बार पता नहीं कैसे गलत हो गया, 29 गलत हो गया, पता नहीं क्या ही हुआ था। 30 वाला रिपीट था अपने पिछले टेस्ट का। 31 इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। 32 वाले में यार मेरे को लगा कि तीनों सही होंगे, कोई एक्सप्लेन करना अगर किसी कॉन्सेप्ट आए तो। मोस्टली इंटेलिजेंट बच्चे ही हैं सारे। ये पिछले टेस्ट का रिपीट था और इसमें पता था मेरे को कॉन्सेप्ट, इस बार मैंने क्योंकि पिछले टेस्ट में सही कर लिया था। और ये जो क्वेश्चन था ये भी अच्छा क्वेश्चन है 34, इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करना आप। 35 क्वेश्चन भी ठीक था, 36 भी। 37 यार नहीं आया, किसी को आया तो ज़रूर बताना। और 38 यार पता नहीं कैसे गलत कर दिया उस वक्त, बाद में समझ आया मेरे को। 39 ही क्वेश्चन नहीं हुआ मेरे को, ये समझ नहीं आया, इतने ईजी क्वेश्चन हैं ये, कभी ना कभी टेस्ट में देखा है मैंने क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन में यार मेरे को एक चीज़ बताओ, इसमें हमें जो सर्कुलर मोशन दे रखा है, इसने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला है, क्योंकि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तब तो दोनों जीरो होते हैं। अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब वर्क डन जो सेंट्रीपिटल होता है वो भी जीरो होता है और टेंजेंशियल भी जीरो होता है, और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर टेंजेंशियल नॉन जीरो होता है, सेंट्रीपिटल तब भी जीरो होता है। तो मुझे समझ नहीं आया इसमें, पहले मैंने सेकेंड ही करा था, फिर मैंने सोचा नहीं यार इसमें शायद वो उसका पूछ रहा है अपना क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म का, तो मैंने ये कर दिया। और मैंने सेकंड जो ऑप्शन मार्क करा था वो मैंने नॉन यूनिफॉर्म समझ के करा था, फिर मैंने फोर्थ ऑप्शन मार्क करा वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन समझ के करा। तो मुझे मतलब क्लैरिटी शायद नहीं हो या गलत हो तो प्लीज़ करेक्ट कर देना। 41 क्वेश्चन यार मुझे ये समझ नहीं आया, इसमें समझ क्या, इस क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी पहली बात तो इस टाइप के क्वेश्चन है ना इनको मेरे को करना पड़ेगा। तो आप मेरे को ये बताओ जो कैलोरीमेट्री वाली क्वेश्चन है वो आपने कौन से टीचर से पढ़े हैं, मुझे इसका लेक्चर लेना पड़ेगा शायद, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं छोड़ता हूँ यार मोस्टली। तो 42 क्वेश्चन अपना सही था, 43 छोड़ के आया हूँ मैं।
44 सही था। 45 में यार मतलब बोलते हैं ना, इक्वेशन भी बना ली थी, सब कुछ सही कर लिया था, बट लास्ट में आंसर गलत निकाल दिया। तो मैं इसका आंसर सी होना था, मैंने डी कर दिया, कोई ना। तो ओवरऑल देखो यार, पेपर बहुत मतलब मॉडरेट साइड पे था। आपको सबसे पहले ना यार फिज़िक्स के अंदर, सच बताऊँ ना, फिज़िक्स के अंदर हर एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, उसके बेसिक एप्लीकेशंस और उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बेसिक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाई फाई। तो आप इजीली 30 से 35 क्वेश्चंस कहीं नहीं गए फिज़िक्स के अंदर। कहना बहुत आसान है, लेकिन हाँ, फॉर्मूले याद होंगे तब होगा। तो और रही बात मैं इस बार क्या कवर करके गया था, तो मैंने यार फिज़िक्स में जो अपनी 12th क्लास है उसकी फ़र्स्ट बुक है, जो अपने इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिक, EM वेव्स, AC, AMI इनके शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, और अपना जो PYQs करे थे मोस्टली मैंने नीट 2021 के, 22 के, 23 के, 24 के, और रे ऑप्टिक्स पढ़ी थी थोड़ी सी, SHM वेव्स पढ़ा था। केमिस्ट्री के अंदर मैंने इक्विलिब्रियम, सॉल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल काइनेटिक्स के शॉर्ट नोट्स पढ़े थे, और नीट 2022 के PYQ करे थे। तो केमिस्ट्री में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं करा था, और पिछली बार की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी रखी थी। और बायोलॉजी में मैंने नीट 2016, 2017, 2018 और 21-22 के PYQ करे थे बस। ना NCERT पढ़ी, ना कुछ पढ़ा, और वो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी। और क्या बोलते हैं अपन, ये करा। और उसके अलावा मैंने बायो में एनाटॉमी और मॉर्फो की सुबह एलन की हैंडबुक देखी थी, वो ठीक है, बट ये है कि गलती में जहाँ तक मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे मार्क्स जो ड्रॉप हो रहे हैं वो हो रहे हैं NCERT ना पढ़ने की वजह से बायो के अंदर। ठीक है, बायो में मेरे मार्क्स थे 285 या 285 थे बायो के अंदर, ठीक है। और फिज़िक्स के अंदर हैं 58, और केमिस्ट्री के अंदर है 107। तो टोटल मार्क्स है मेरे 450। मेरे मतलब मार्क्स इंप्रूव होने धीरे धीरे। फर्स्ट टेस्ट जो हुआ था मेजर फुल सिलेबस का, उसमें 365 थे, तो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बट द थिंग इज़ कि यार एक रिसोर्सेज पे स्टिक रहो जहाँ तक मैंने जो सीखा है ना, और क्वेश्चन प्रैक्टिस खूब करो। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से भी ज़रूरी है कि आप पहले फॉर्मूला समझो, उसका कॉन्सेप्ट समझो। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो कॉन्सेप्ट में हमें पता नहीं चलती, मतलब फॉर्मूले पता नहीं चलता कि कहाँ से फॉर्मूला है, कैसे अप्लाई करना है, तो वो चीज़ें सीखो। तो फिज़िक्स में दिक्कत यही है कि मैंने फ़िज़िक्स में इस बार 37 अटैम्प्ट करे थे, और बहुत ज़्यादा नेगेटिव करके आया हूँ मैं। एटलीस्ट मेरे 37 में से 30 सही हो सकते थे, लेकिन वो मैंने नहीं करे। कहीं मैं किसी में साइन थीटा की वैल्यू नहीं रखी, किसी में कुछ गलती कर दी। तो बेसिक जो होती है ना, छोटी छोटी मिस्टेक, तो उस टाइप से बचना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई पेपर मुश्किल था, बट पेपर था कि आप कितना एक्यूरेट उस फॉर्मूले को सोच पाते हो, वो नहीं सोच पा रहा था मैं। मतलब जो सेमीकंडक्टर का एक ईजी सा फॉर्मूला था, अप्लाई कैसे करना है नहीं पता चल रहा था। तो वो है कि फॉर्मूला पहले ढंग से समझो और उसको याद रखो। सबसे पहले जो रे ऑप्टिक्स का मैं क्वेश्चन दिखाया था आपको, ये क्वेश्चन कोई ऐसा मुश्किल नहीं है रे ऑप्टिक्स का। पिछले साल भी ऐसे आए थे, पिछले साल करे थे, बट द थिंग इज़ कि फॉर्मूला नहीं पता कि कैसे क्या अप्लाई करना है। और ये था 24 क्वेश्चन, इसमें फॉर्मूला नहीं पता, लिखा भी है मैंने बट पूरा नहीं पता, वो गलत है, मतलब थोड़ा फॉर्मूला। ये 19 जैसे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। तो मतलब ये है कि आपसे क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बस खुद पे भरोसा रखो। मैं कुछ ऐसा नहीं बोल रहा कि मेरे यार कोई अच्छे नंबर हैं, ठीक है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, कोई अच्छे नंबर नहीं है, बस है कि सीख रहा हूँ अपनी गलतियों से। और बाकी खुद पे भरोसा रखो। जैसे 7th क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन गलत नहीं करने। जो फॉर्मूला वाला है उनको तो कतई गलत नहीं करने। 6th क्वेश्चन है, भी ये कैसे गलत करते हैं, इतना आसान क्वेश्चन था। 5th क्वेश्चन था, अपन को अल्ट्रावायलेट रीजन पूछा था। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक सुधारनी है। और रही बात यार बायो में, प्लीज़ ये हैंड बुक जो होती हैं, जो भी शॉर्ट बुक्स टाइप आते हैं, प्लीज़ मत पढ़ो। NCERT की एक लाइन आएगी, क्योंकि 5 स्टेटमेंट देते हैं आजकल, तो एक लाइन आती है, वो एक लाइन ही काम ख़राब कर देती है। तो प्लीज़ पूरी NCERT पढ़ो, चाहे 5 चैप्टर पढ़ो हफ्ते में, लेकिन पढ़ो NCERT बस। और रही बात बस, और केमिस्ट्री में पढ़ते रहो जैसे आप पढ़ रहे हो, डीमोटिवेट मत हो। वीडियो मुझे पता थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई, सॉरी उसके लिए, बट आपको पूरा रिव्यू दिया मैंने ढंग से कैसे करना है। और मैं भी ट्राई करूँगा कि नेक्स्ट टेस्ट में थोड़ा और इम्प्रूव करूँ। आप भी इम्प्रूव करो, डीमोटिवेट मत हो। एलन के टेस्ट में जितने नंबर आ रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी गलतियों बस सुधारते रहो। हम मानो आपने इस पेपर को साइड में रख दिया, गलतियाँ नहीं देखी, फिर कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। मेरा एक फ्रेंड था लास्ट ईयर, उसके 463 थे एलन के, 28 अप्रैल को हुआ था 2024 में, और नीट में उसके 613 नंबर थे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, एक्चुअल में होता है। उसने अपनी गलतियाँ सुधारी, उसने पढ़ा, बात तो ये है। तो वो है कि आप पढ़ो, मतलब सुधार खूब सकते हो। ये नहीं बोल रहा कि आपके ही 600 आएंगे, ज़्यादा ही आएंगे, बट आप कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की करते रहो। मतलब बात इतनी सी है, हार मत मानो, लगे रहो बस। ठीक है, थैंक यू गाइस। पूरी वीडियो देखी हो तो आपको बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो, ऐसे ही रिव्यूज़ के लिए। थैंक यू।